हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्शन। अपन बात कर रहे थे ईएमटी और ईएमटी के अंदर अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था यूनिफॉर्म प्लेन वेव को कंप्लीट किया था, ओब्लिक इंसिडेंस पढ़ा था। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वेव गाइड, और वेव गाइड के अंदर अपन पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर वेव गाइड। कौन सी वेव गाइड? रेक्टेंगुलर वेव गाइड। और फिर वो अपन पढ़ेंगे सर्कुलर वेव गाइड, जो अपन के सिलेबस में अभी ऐड हुए हैं। वो बहुत इजी कंसेप्ट है, वो तो हो जाएगा। थ्योरेटिकल उसमें कंसेप्ट ज़्यादा है, लेकिन रेक्टेंगुलर वेव गाइड मोस्ट कंसेप्चुअल चीज़ है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप आज हेडिंग डालो रेक्टेंगुलर वेव गाइड। रेक्टेंगुलर वेव गाइड, आप हेडिंग डालो रेक्टेंगुलर वेव गाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी बनता है, आप आसानी से कर सकते हो, छोटा चैप्टर आराम से समझ सकते हैं। देखो, मैंने एज्यूम करके रखा है, ये अपनी कोई एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। ऐसी एक अपनी कोई वेव गाइड है, और इसकी डायमेंशन मान लो ये वाली ए है, और ये वाला डायमेंशन मैंने एज्यूम करके बी एज्यूम करके, क्या एज्यूम करके? बी। और मैंने एज्यूम करके चलूंगा पूरे चैप्टर में ए की वैल्यू बी से हमेशा क्या है? बड़ी है। और ए अपॉन बी के रेशियो को एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। कभी कभी आपको एग्जामिनर एक्सेप्ट रेशियो दे दे और आपको ये पता होना चाहिए एक्सेप्ट रेशियो किसे बोलते हैं, ये पता आपको होना चाहिए। इसको मैं हमेशा एक्स एक्स एज्यूम करूंगा, इसको वाई एज्यूम करूंगा, और मेरी वेव प्रोपोगेशन होगी वेव गाइड के अलोंग, मतलब जेड एक्स के अलोंग मेरी वेव ट्रेवल करेंगे इस वेव गाइड के अंदर। अब मैं ऐसे एज्यूम करके चलूंगा। आई होप ये वाला पूरा आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। ये मेरी एक्स अक्स है, ये मेरी वाई अक्स है, और वेव ट्रेवल करेगी जेड एक्स के अलोंग। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये पूरा, ये इसकी लेंथ ए होगी, ये इसकी लेंथ बी होगी। ए की वैल्यू हमेशा बी से क्या होगी? ज्यादा होगी, और ए अपॉन बी के रेशियो को मैं हमेशा एक्सपेक्ट रेशियो बोलूंगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक होते हैं ट्रांसवर्स ईएम वेव। क्या होती है? ट्रांसवर्स ईएम वेव। मतलब ट्रांसवर्स ईएम वेव का क्या मतलब होता है कि इस वेव के साथ जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेव प्रोपोगेशन के अलोंग जो भी कंपोनेंट होगा वो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर मेरी किसी भी वेव के साथ, किसी ईएम वेव के साथ जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट अगर जीरो हैं, अगर मान लो मैंने एज्यूम करके रखा है वेव प्रोपोगेशन इज जेड कैप में, किसमें? इज जेड कैप, यानी मेरी वेव प्रोपोगेशन पॉजिटिव जेड एक्स के अलोंग है, तो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट, दोनों की वैल्यू अगर जीरो मिल जाए आपको, तो उस वेव को बोलते हैं टीईएम वेव। क्या होती है? टीईएम वेव। और ये टीईएम वेव है ना, एक सिंगल कंडक्टर की वेवगाइड में कभी भी प्रोपोगेट नहीं हो सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके डेरिवेशन में अगर वेव इक्वेशन को अगर मैं मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करके उसकी पूरी इक्वेशन का अगर मैं अगर डेरिवेशन करूंगा, तो वो 1-2 घंटे का डेरिवेशन है, और उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बोरिंग डेरिवेशन है। और उसके जो भी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे ना, उससे वो मैं निकाल के आपको पूरे बता दूंगा। 2 या 3 रिजल्ट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पूरे डेरिवेशन के, वो आपको पता होने चाहिए। लेकिन इतना बोरिंग डेरिवेशन है, आपको वेवगाइड से नफरत हो जाएगी, इसलिए मैं ओनली उसको उस डेरिवेशन में घुसना नहीं चाहता हूं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यह आपको पता होना चाहिए टीईएम वेव किसे कहते हैं। अगर मेरी वेव प्रोपोगेशन इस जेड कैप में है, तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट अगर जीरो होता है, तो उसको टीईएम वेव कहती हैं। और ऐसी वेव एक सिंगल कंडक्टर वेव गाइड, सिंगल कंडक्टर मतलब या तो आपकी क्या हो जाएगी? सिलेंड्रिकल वेव गाइड हो, या आपकी रेक्टेंगुलर वेव गाइड हो। ऐसी वेव गाइड, ऐसो इसको बोलते हैं सिंगल कंडक्टर वेव गाइड। क्या बोलते हैं? एक ही कंडक्टर से बनी हुई वेव गाइड है। ऐसी वेव गाइड के अंदर टीईएम वेव कभी भी प्रोपेगेट नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं। तो फिर ये ना कैसी वेव गाइड में प्रोपेगेट करेगी? एक ऐसी वेव गाइड जो 2 कंडक्टर से बनी हुई हो। किससे? जो 2 कंडक्टर से बनी हुई हो, ऐसी वेव गाइड। ऐसी वेव गाइड कौन सी होती है? पैरेलल प्लेट वेव गाइड। कैसे? ऐसे अगर मैं 2 पैरेलल प्लेट रख देता हूं, इन्फिनिटी पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट रख देता हूं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट वेवगाइड। ऐसी वेवगाइड के अंदर ये टीईएम वेव प्रोपोगेट कर सकती हैं, लेकिन ये टीईएम वेव एक सिंगल कंडक्टर की वेवगाइड के अंदर कभी भी आपको फ्लो नहीं होगी।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको पूछेगा TEM वेव क्या होती है, तो आपको बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड प्रोपगेशन डायरेक्शन का कंपोनेंट कितने होने चाहिए, 0 होना चाहिए। और आपको पूछेगा TEM वेव एक सिंगल कंडक्टर की वेवगाइड में फ्लो हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो बोला नहीं फ्लो हो सकती है, बिल्कुल नहीं फ्लो हो सकती है। तो ये फिर पूछा कैसी मीडियम के अंदर, मतलब कैसी वेवगाइड के अंदर फ्लो हो सकती है, इन एक ऐसी वेवगाइड जो 2 कंडक्टर से बनी हुई हो, इन जैसे पैरेलल प्लेट वेवगाइड है जो अपने सिलेबस में नहीं है, अपन उसको पढ़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन पैरेलल प्लेट वेवगाइड है उसके अंदर TEM वेव फ्लो हो सकती है, आसानी से फ्लो हो सकती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन को यहाँ पर TEM वेव तो पढ़ना पड़ेगा नहीं, तो अपन को ओनली 2 वेव की स्टडी करनी है, एक TE वेव की और एक TM वेव की। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। TEM वेव अपन क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि TEM वेव एक सिंगल कंडक्टर की वेव गाइड में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो इसको अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। अपन ओनली TM वेव और TE वेव का स्टडी ही करने वाले हैं, तो अपन इन दोनों को पढ़ने वाले हैं, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। और आपको ये भी पता है कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव भी एक TEM वेव ही होती थी, ये अपन ने बात कर चुके हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप फर्स्ट हेडिंग डालो, TM वेव। कौन सी वेव, TM वेव इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अपन अब बात करने वाले हैं TM वेव की। कौन सी वेव, TM वेव का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वेव प्रोपगेशन के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर H ऑफ ZS की वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी। इसी वेव को अपन TM वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TM वेव। और EZS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। अगर इसकी भी वैल्यू अगर 0 हो गई तो वो TEM वेव हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ऐसी वेव को अपन TM वेव बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हो। TM वेव किसको बोलते हैं, मैंने एज्यूम कर चुका हूं कि वेव के मतलब रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर मेरी वेव प्रोपोगेट हो रही है प्लस AZ कैप की ओर, बिल्कुल यहां तक अपने एज्यूम कर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट अगर 0 होगा तो उसको TM वेव बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और आपको पता है अपन ने यहाँ एज्यूम करके रखा है ये चारों के चारों के परफेक्ट कंडक्टर मीडियम है। क्या है, चारों की चारों वॉल क्या है, परफेक्ट कंडक्टर है। और परफेक्ट कंडक्टर एक क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह कार्य करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज नॉर्मल होती है। किसके, एक कंडक्टिंग सरफेस के या एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कहां पर, इन चारों की चारों वॉल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का Z कंपोनेंट इन चारों के टेंजेंशियल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के Z कंपोनेंट की वैल्यू EZS की वैल्यू 0 होगी। कहां पर, x इक्वल टू 0 पे, लेफ्ट वॉल पे होगी, राइट वॉल पे होगी, बॉटम वॉल पे होगी, और टॉप वॉल पे हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट एट द कंडक्टिंग सरफेस ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। ये आपने कंडक्टर की प्रॉपर्टी में बता चुका हूं पहले। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फील्ड है ना, Z के अलोंग कंपोनेंट, Z के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे बॉटम प्लेट के भी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, इस प्लेट के भी टेंजेंशियल होगा। ये अगर Z है तो इसके भी टेंजेंशियल होगा, और ये भी अगर Z है तो इसके भी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। तो एट द बॉटम प्लेट, एट द टॉप प्लेट, एट द लेफ्ट प्लेट एंड एट द राइट प्लेट, इन x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू a पे, y इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का EZS कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। EZS की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कहां पर, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू a पे, y इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू b पे। बिल्कुल ये क्या होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज मैंने यूज की है और कुछ भी यूज नहीं किया है कि किसी भी कंडक्टिंग सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और x और y एक्स के लिए z क्या होगा, टेंजेंशियल तो होगा। ये आपका वेवगाइड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अंदर की ओर है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इस प्लेट के लिए क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट तो होगा x, इधर भी क्या होगा, टेंजेंशियल, अंदर की ओर है तो इसके लिए भी तो क्या होगा, टेंजेंशियल, इसके लिए भी तो क्या होगा, टेंजेंशियल। तो चारों वॉल्स के लिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू b पे EZS की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब EZS की मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले
टू हाउस का एक बोरिंग सा डेरिवेशन है, वो मैं तो नहीं कराने वाला हूँ। आपको वेवगाइड से नफरत हो जाएगी और उससे कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं, उसके इंपॉर्टेंट जो भी रिजल्ट है मैं आपको बता दूंगा और इसकी अपन वैल्यू है ना, इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इनसे। ई जेड एस की वैल्यू कहाँ पर होनी चाहिए? जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो होनी चाहिए, वाई इक्वल टू जीरो पे जीरो होनी चाहिए, ए पे जीरो होनी चाहिए और बी पे जीरो होनी चाहिए। तो देखो ई ऑफ जेड एस, ई ऑफ जेड एस की वैल्यू, एक तो सबसे पहले तो क्या आएगा, एक है ना कांस्टेंट आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ साइन आना चाहिए, कोस आना चाहिए। तो आप खुद बोल दोगे इधर साइन आना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे ई ऑफ जेड एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, इसलिए यहाँ क्या आएगा, साइन आएगा। यहाँ भी क्या आएगा, y के लिए भी क्या आएगा, साइन आ जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू जीरो पर भी क्या आना चाहिए, ई ऑफ जेड एस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वाई। और अगर मेरी वेव प्रोपोगेट हो रही है z के अलोंग, तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस गामा बार z। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे ये क्या, गामा बार क्या? इसको अपन बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और अपन पहले पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म प्लेन वेव जब एक अनबाउंडेड मीडियम के अंदर फ्लो होती है, वहां पर अपन कोई है ना बाउंडेड मीडियम नहीं था, अनबाउंडेड मीडियम था, फ्री स्पेस, ऐसा अनबाउंडेड मीडियम था। अनबाउंडेड मीडियम के अंदर यूनिफॉर्म प्लेन वेव अगर प्रोपोगेट कर रही है, तब ये गामा बार गामा के अंदर रिड्यूस हो जाता था। उसकी वैल्यू कितनी होती थी, जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन होती थी। इस गामा से इस गामा का कोई लेना देना नहीं है, वो डिफरेंट है। ये गामा बार इस गामा में रिड्यूस हो जाता है। कब रिड्यूस होता है, जब आपकी वेव यूनिफॉर्म प्लेन वेव हो और एक अनबाउंडेड मीडियम के अंदर फ्लो होती हो। तो इस गामा से मेरे को कोई मतलब नहीं है, इसको भी अपन प्रोपगेशन कांस्टेंट ही बोलते हैं। लेकिन ये इस वेव के लिए, किस वेव के लिए, इस टीएम वेव के लिए, और इस बाउंडेड इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर इस टीएम वेव के लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट कितना है, गामा बार है। इस गामा बार को उस गामा से रिलेटेड करने की कोशिश मत करना। यूनिफॉर्म प्लेन वेव के अंदर जो आता है ना गामा, वो गामा ये नहीं है। ये इस गामा बार को बोलते हैं इस टीएम वेव का प्रोपगेशन कांस्टेंट। इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर जो होगा उसको अपन गामा क्या बोलते हैं, गामा बार। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो मैंने इसके अकॉर्डिंग ई ऑफ जेड एस की वैल्यू अपन को फाइंड आउट कर दी कि x इक्वल टू जीरो पे कितना मिलना चाहिए, जीरो। y इक्वल टू जीरो पे कितना मिलना चाहिए, जीरो। x इक्वल टू a पे और b पे भी कितना मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। और अगर मेरी वेव प्लस अगर z में ट्रेवल करते तो आपको पता है यहाँ कितना आता, नेगेटिव आता, वो मैंने नेगेटिव लगा दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो x इक्वल टू a पर भी क्या मिलना चाहिए, ई ऑफ जेड एस की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, जीरो मिलने चाहिए। मैं इसके अंदर अगर x इक्वल टू ए पुटअप करूंगा तो यहाँ कितना बनेगा, a इंटू ए। और इसकी वैल्यू कब मेरे को मिलेगी, जीरो, जब ये m पाई के इक्वल हो, किसके, पाई के इंटीजर मल्टीपल में हो, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। इसकी वैल्यू जीरो होगी तो पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहां से बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m पाई अपॉन a होगी या नहीं होगी, बिल्कुल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m पाई अपॉन a। और आपने पीछे पढ़ रखा होगा y इक्वल टू बी पे भी कितना होना चाहिए, ई ऑफ जेड एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर y इक्वल टू रखोगे b, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए। ये नहीं, यहाँ पर b इंटू बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m ले लेते हो, यहाँ अलग लेते n पाई लेते हो, किसके होने चाहिए, एक पाई का इंटीजर मल्टीपल ही इधर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ बताओ, यहाँ से अपन को b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से अपन को वैल्यू मिल जाएगी n पाई अपॉन बी के इक्वल मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। a की वैल्यू m पाई अपॉन a, b की वैल्यू n पाई अपॉन b। तो यहाँ पर m की वैल्यू होगी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और n की वैल्यू भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सोचोगे कि m की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती क्या, नहीं हो सकती। अगर m की वैल्यू जीरो होगी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और a की वैल्यू जीरो होगी तो ये वैल्यू ऑलवेज कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जीरो हो जाएगा तो ये ऑलवेज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ऑलवेज जीरो हो जाएगा तो ये फिर क्या बन जाएगी, TEM वेव बन जाएगी, जो कि प्रोपगेट पॉसिबल नहीं है। तो m की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। n की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 1। क्योंकि अगर n की वैल्यू जीरो रखूंगा तो b की वैल्यू जीरो मिलेगी, b की वैल्यू ऑलवेज कितनी मिलेगी, n अगर 1 है तो b की ऑलवेज कितनी होगी वैल्यू अपनी, जीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, जीरो। तो ये टोटल ऑलवेज कितना हो जाएगा, जीरो, जो कि अपनी क्या हो जाएगी, TEM वेव हो जाएगी, जो कि एक सिंगल कंडक्टर वेवगाइड के अंदर फ्लो
नहीं होती हैं, तो n की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और m की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और m और n की डिफरेंट वैल्यू के लिए अपन को डिफरेंट फील्ड पैटर्न्स मिलेंगे, यानी डिफरेंट अपन को क्या मिलेंगे, मोड मिलेंगे। अपन इसको बोलते हैं TM MN मोड बोलेंगे। क्या, m और n की डिफरेंट वैल्यू के लिए अपन को डिफरेंट फील्ड पैटर्न्स मिलते हैं। वो फील्ड पैटर्न्स कैसे होते हैं, उस पर गेट पे क्वेश्चन भी आ रखे हैं, वो अपन सबसे बाद में करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए m और n की डिफरेंट वैल्यू के लिए अपन को डिफरेंट फील्ड पैटर्न्स मिलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। और इसको TM MN मोड बोलते हैं। और सबसे लोवेस्ट ऑर्डर का TM मोड कौन सा हो सकता है, जीरो। तो n, ना तो m की वैल्यू जीरो हो सकती है, ना n की वैल्यू जीरो हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू m और n की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये अपना कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो तो अपन का EM वेव बन जाएगी। फिर तो वो तो अपने पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, सिंगल कंडक्टर वेवगाइड के अंदर। तो देखो ये कितना सबसे छोटा सबसे लोवेस्ट ऑर्डर का TM मोड कितना होगा, TM11, जिसको डोमिनेंट मोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट मोड। TM11 TM के लिए सबसे लोवेस्ट डिग्री का जो अपना मोड होगा वो TM11 होगा। और एग्जामिनर आपको अगर ऐसे पूछे TM01 मोड पॉसिबल है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं पॉसिबल है। आपको ये बोलेगा TM10 मोड पॉसिबल है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं पॉसिबल है। ये आपको पता होना चाहिए और ये इक्वेशन आपके पता दिमाग में सेट होनी ही चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। यहाँ आपको A मिल गया और B मिल गया। A की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, m पाई अपॉन a। B की वैल्यू कितनी मिलेगी, n पाई अपॉन b। और m की वैल्यू है 1 2 ऐसे फ्लो होगी और n की वैल्यू भी 1 2 ऐसे आगे जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये तो आपको मिल गया E ZS, ये मिल गया। और H ऑफ ZS की वैल्यू ऑलवेज कितनी मिल गई आपको, 0। फिर आपके पीछे कितने कंपोनेंट बचे, पीछे आपके 4 कंपोनेंट बचे, EXS, H ऑफ YS, H ऑफ XS, H ऑफ Y। इन चारों पे भी गेट के अंदर क्वेश्चन बन रखा है। यही तो है वो मैंने आपको बोला था ना, बोरिंग सा एंड डेरिवेशन, उनसे यही तो 4 रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये चारों रिजल्ट आपके दिमाग में रटे हुए होने चाहिए। ये हो गए तभी सवाल बनेंगे, वरना सवाल बनना पॉसिबल नहीं है। तो इन चारों की वैल्यू हमेशा अपन किसकी मदद से फाइंड आउट करते हैं, E ऑफ ZS एंड H ऑफ ZS। मैं है ना इन जनरल लिखा रहा हूं, E ZS और H ZS। और अपन के TM के केस में H ऑफ ZS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी मैं इस और इसके टर्म में लिखा रहा हूं और फिर अपन H ऑफ ZS की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे, 0 पुटअप करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, E ZS कर देना सबसे पहले। सबसे पहले आप इधर आपको रखना E ऑफ ZS, इधर आपको पुटअप करना H ऑफ ZS। फॉर्मूला जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे आपको याद होना चाहिए। ये E है तो सबसे पहले E ऑफ ZS, H ऑफ ZS। ये क्या H है तो सबसे पहले H आएगा, क्या आएगा, H ऑफ ZS। और यहाँ क्या आएगा, E ऑफ ZS। यहाँ H है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, H ऑफ ZS। और यहाँ कितना आ जाएगा, E ऑफ ZS। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसका लेना है पार्शियल डिफरेंसेस। यहाँ क्या है, x है तो इधर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इधर x आएगा तो इधर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। यहाँ क्या है, y है तो इधर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इधर अगर आ गया y तो इधर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इधर क्या है, x है तो इधर भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इधर x आ गया तो इधर कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। इधर क्या है, y है तो इधर कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो इधर कितना बचेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो E है तो सबसे पहले E लगाना, E है तो पहले E, H है तो पहले H और H है तो पहले H। और यहाँ ओनली E ZS एंड H ZS आएगा और कुछ नहीं आएगा। और यहाँ फिक्स है, यहाँ पर आ जाएगा गामा बार अपॉन H। इसको क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कितना आ जाएगा, गामा बार प्रोपगेशन कांस्टेंट अपॉन H। इसको इधर भी कितना आ जाएगा, गामा बार अपॉन H। इसको इधर भी कितना आ जाएगा, माइनस गामा बार अपॉन। ये चारों आपके दिमाग में रटे हुए होने ही चाहिए। यहां सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर तो नेगेटिव नेगेटिव
नेगेटिव नेगेटिव, इधर आपको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आपको यूज करना है। इन आप बाहर वाले नेगेटिव अंदर वाले पॉजिटिव। यहाँ आपको करना है जे ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा जे ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर, जे ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर, इधर भी आपका जे ओमेगा म्यू अपॉन। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपके दिमाग में सेट होने ही चाहिए। सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर H है तो यहाँ क्या आएगा म्यू आएगा, इधर भी H है तो इधर क्या आएगा म्यू आएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर एप्सिलॉन आएगा, क्या आ जाएगा इधर एप्सिलॉन आ जाएगा, और इधर भी आपका E है तो इधर भी क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा। ये आपके रट्टे हुए होने चाहिए, बस इतना। ये चारों इक्वेशन पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तभी मैं आपको लिखा रहा हूं, और ये रट्टे हुए होने चाहिए तो होने ही चाहिए। सबसे पहले अपन इनकी टर्म में लिखेंगे, क्या जो भी अपन के हैं बाकी बचे हुए कंपोनेंट हैं वो अपन इनकी टर्म में लिखेंगे, ई जेड एस और एच ऑफ जेड एस के टर्म में। तो सबसे पहले आप लिख दो ई जेड एस या एच ऑफ जेड एस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पहले ई जेड एस बाद में एच जेड एस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पहले ई जेड एस बाद में एच जेड एस, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो पहले एच जेड एस फिर ई जेड एस, और यहाँ पर अपने मैग्नेटिक फील्ड है तो पहले एच ऑफ क्या आ जाएगा जेड एस और फिर ई ऑफ क्या आ जाएगा जेड एस, और यहाँ x है तो पहले x का फिर y का, इधर y है तो पहले y का फिर x का, इधर x है तो पहले x फिर y, और इधर आपका y है तो पहले y फिर x आ जाएगा, और ये तो फिक्स है माइनस गामा एच स्क्वायर माइनस गामा एच स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर आपका देखो जहाँ एच जे ओमेगा, यहाँ एच है तो बाहर क्या आ जाएगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर, जे ओमेगा एच है तो म्यू अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जे ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जे ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है, आपको अगर एग्जामिनर इसकी वैल्यू पूछ ले तो आपको पता है टी एम मोड में ये तो पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको पता है ये आप निकाल सकते हो। ये पूछेगा तो ये आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 0, पीछे ये बचा, ये आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ये तो पता है, इसकी वैल्यू पता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी 0, और इसकी वैल्यू आपको पता है, तो इसमें से आपको कोई भी कंपोनेंट आपको पूछे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये चारों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। देखो अब अपन बात करने वाले एच की बात करने वाले, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एच स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होती है एच स्क्वायर, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के इक्वल एच स्क्वायर की वैल्यू को अपन लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इन आपको पता है ए की वैल्यू क्या होती है, एम पाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये अपना एच स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्रोपगेशन कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से अगर मैं गामा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ से मेरे को गामा की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से मेरे को गामा की वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगी एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगी, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के इक्वल मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये हो गया अपन का प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं अगर गामा की अगर मैं कहूँगा वैल्यू तो अपन को क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू अपन को मिल गई एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के इक्वल मेरे को मिल गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूं कि एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर अगर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के इक्वल हो जाए, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, गामा बार की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। और आपको पता है गामा का रियल पार्ट क्या होता है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, फेज शिफ्ट कांस्टेंट। यहाँ पर अटेन्यूएशन भी कितना होगा 0 होगा, और फेज शिफ्ट कांस्टेंट भी कितना होगा 0 होगा। इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं कट ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कट ऑफ। और यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले हैं, और इस सिचुएशन को अपन कट ऑफ बोलते हैं। अगर मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो ओमेगा सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/√μ एप्सिलॉन,
और इसकी अगर मैं और बात करूँगा तो एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, सारे फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पता होना ही चाहिए। एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर एफ सी की बात करता हूँ तो एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। और इस अगर पाई से ये पाई मैं क्या कर सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ। और आपको पता है अगर मेरी यूनिफॉर्म प्लेन वेव एक है ना लॉसलेस मीडियम के अंदर ट्रेवल करते हैं तो उसकी फेज वेलोसिटी कितनी होती थी, उसकी फेज वेलोसिटी होती थी वीपी इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन, या वीपी यहाँ पर मैं लिखूंगा वीपी को वी नोट से लिखूंगा। और अपने जो ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड एज्यूम कर रखी है ना, इस मीडियम को मैं एज्यूम करके चलूंगा, ऐसा मीडियम है, लॉसलेस मीडियम है, सिग्मा इक्वल टू 0 है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और देखो अगर मेरी, ये मैं इमेजिन कर रहा हूं, ये यहां का कोई कंसेप्ट नहीं है, अगर यूनिफॉर्म प्लेन वेव एक अनबाउंडेड मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी फेज वेलोसिटी कितनी होती है, जिसको मैंने वी नोट या वीपी से कुछ भी लिख सकता हूँ, कितनी होती है 1/√μ एप्सिलॉन। उसकी वैल्यू मैं इधर रखता हूँ तो एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v0/2 आगे कितने हो जाएंगे, m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। इस v0 का इस वेवगाइड से कुछ भी लेना देना नहीं है। वी नोट क्या है, मैंने इमेजिन किया है, क्या है, एक इमेजिन सोचा है कि अगर मेरी कोई यूनिफॉर्म प्लेन वेव किसी अनबाउंडेड मीडियम के अंदर, लॉसलेस मीडियम के अंदर प्रोपोगेट करते हैं तो उसकी फेज वेलोसिटी कितनी होती है 1/√μ एप्सिलॉन। ये 1/√μ एप्सिलॉन लिखने से कुछ अलग लगता है, फॉर्मूला लंबा बन जाता है, तो सिंपली मैंने कितना लिख दिया वी नोट, और वी नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√μ एप्सिलॉन। और वी नोट को क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी। जब मेरी यूनिफॉर्म प्लेन वेव एक लॉसलेस मीडियम के अंदर, एक अनबाउंडेड मीडियम के अंदर ट्रेवल करते हैं, जो अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, उसकी वैल्यू वी नोट है। तो ये आपकी होगी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई होप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। और लेकिन अपन देखो, अपन की वैल्यू थी प्रोपोर्शन कांस्टेंट की, वो थी एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, माइनस कितनी थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के इक्वल थी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन जब आपको एम पाई अपॉन ए की होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन से ज्यादा होगा ना, उस केस में यहां पर क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। और पॉजिटिव क्वांटिटी का अंडर रूट भी क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहां पर ओनली अल्फा बार होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर अल्फा बार क्या होगा, नॉन जीरो होगा, बीटा बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर कौन सा होगा, यहाँ ओनली अटेन्यूएशन, यानी ओनली अटेन्यूएशन टेक्स प्लेस। यहाँ ओनली अटेन्यूएशन होगा, वेव प्रोपगेशन नहीं होगा। यहाँ पर ओनली अटेन्यूएशन होगा, वेव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा, वेव प्रोपगेट नहीं होगी ऐसी कंडीशन में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरी ओमेगा, इसका मतलब क्या है, ओमेगा मेरा ज्यादा पावरफुल नहीं है। इसका मतलब जब ओमेगा की वैल्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होगी, क्या अगर ओमेगा की वैल्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी तब तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब मतलब मेरी ओमेगा की वैल्यू कट ऑफ से कम होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी। और इस टाइम अपन का वेव प्रोपगेशन नहीं होगा, ओनली अटेन्यूएशन होगा, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा सी के लिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और थर्ड केस में लेता हूं, अगर मेरी एम पाई अपॉन ए का स्क्वायर अगर एन पाई अपॉन बी के स्क्वायर से कम हो तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा गामा बार क्या होगा, इमेजिनरी होगा, क्योंकि अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी होगा। और इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर होगा। और अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर अल्फा बार की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, और बीटा बार की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू अपन को मिलेगी ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर।
यहाँ पर अपनी वेव बिना अटेन्यूएट हुए ट्रेवल करेगी, प्रोपोगेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर अटेन्यूएशन कांस्टेंट कितना है, 0 है। यहाँ पर ओनली ट्रांसमिशन होगा, वेव प्रोपोगेट करेगी बिना किसी लॉस के, बिना किसी अटेन्यूएशन के। यानी मेरी एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड एक हाई पास फिल्टर की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? एक हाई पास फिल्टर की तरह काम करेगी। अगर मेरी वेव की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर एफसी से ज्यादा होगी तो यहाँ वेव प्रोपोगेट करेगी बिना किसी अटेन्यूएशन के, और यहाँ होगी तो वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी, ओनली अटेन्यूएशन टेक्स प्लेस होगा। तो हाई पास फिल्टर की तरह एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड प्रोपोगेट करती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एफसी की वैल्यू कितनी होती है? V0/2 अंडर ऑफ m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा? ओनली अटेन्यूएशन होगा, वेव प्रोपगेशन नहीं होगा। यहाँ वेव प्रोपगेशन होगा, अटेन्यूएशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ये मेरी क्या है? कट ऑफ है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये तो अपना बहुत इजी सा डिस्कशन था, अपने बहुत इजीली समझ लिया। यहाँ तक अपना सब कुछ कंप्लीट होता है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं थर्ड केस की। किसकी बात करेंगे? थर्ड केस, जिसके अंदर अपन की वेव है ना प्रोपगेशन टेक्स प्लेस विदाउट अटेन्यूएशन, उसकी बात करेंगे। उसके लिए अपन ने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी। बीटा की वैल्यू अपन के पास कितनी मिल के आई थी? बीटा की वैल्यू मिली थी ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस m/a का होल स्क्वायर। अब मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाऊंगा, वो आपको आने ही चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस पे अपन के क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। यहां से अगर ओमेगा अंडर म्यू एप्सिलॉन को बाहर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर कितना बचेगा? अंदर मेरा बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इंटू m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। ये बचेगा ही नहीं बचेगा? बिल्कुल यही बचेगा। और आपको पता है ये आपका किसके इक्वल होता था? आप अगर ये एज्यूम करके चलो अपने यूनिफॉर्म प्लेन वेव, जब यूनिफॉर्म प्लेन वेव अनबाउंडेड मीडियम के अंदर, एक लॉसलेस मीडियम के अंदर ट्रेवल करती थी, तो इसके बीटा की वैल्यू कितनी होती थी? ये होती थी। ये मैंने ये अंडरवुड के द्वारा लिखना, इतना बड़ा लिखने से इसे छोटा करने के लिए अपन सिंपली इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा नोट। और बीटा नोट को अपन बोल देते हैं जब मेरी यूनिफॉर्म प्लेन वेव एक अनबाउंडेड मीडियम के अंदर, एक लॉसलेस मीडियम के अंदर ट्रेवल करती थी, तो उसकी बीटा की वैल्यू ये थी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये देखो, ये मेरे को बताओ 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर किसके इक्वल था? आपको पता है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के इक्वल है। किसके? ये आपको मैंने पीछे बता रखा था। ये आपकी एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपने निकाली थी ना, ये देखो ओमेगा सी, इसका स्क्वायर करूंगा ना 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी? ये पूरी की पूरी ओमेगा सी का इसका स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और इसको अगर और मैं सोल्व करूं तो मेरे पास बीटा नोट की वैल्यू किसके इक्वल है? बीटा नोट √1 माइनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा नोट √1 माइनस FC/F का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में। और आपको पता है V नोट की वैल्यू क्या होती थी? V नोट क्या होती थी? फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी व्हेन यूनिफॉर्म प्लेन वेव ट्रेवल इन ए लॉसलेस अनबाउंडेड मीडियम, वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। उसकी वैल्यू क्या होती थी? F इंटू लैम्बडा, ये तो होती थी। और F इंटू लैम्बडा नोट। लैम्बडा जहां पर भी मैं नोट लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म प्लेन वेव की। किसकी? यूनिफॉर्म प्लेन वेव की। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को F से FC करता हूं तो मेरे को पता है यूनिफॉर्म प्लेन वेव के लिए, अगर यूनिफॉर्म प्लेन वेव लॉसलेस मीडियम के अंदर ट्रेवल करती हैं तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करेगी, लेकिन वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये अपन यूनिफॉर्म प्लेन वेव के अंदर बात कर चुके हैं। क्योंकि अपन के पास है यूनिफॉर्म प्लेन वेव अगर लॉसलेस मीडियम के अंदर ट्रेवल करती हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर म्यू एप्सिलॉन। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी करूंगा चेंज तो मेरा ये चेंज होगा, लैम्बडा पक्का चेंज हो जाएगा, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन बीटा होती है, बीटा नोट। और मेरे को पता है बीटा नोट की वैल्यू होती है ओमेगा अंडर म्यू एप्सिलॉन होती है। क्या? ओमेगा पे डिपेंड करती है। तो जब मैं लैम्बडा से
एफ से एफ सी करूंगा तो लैम्डा से लैम्डा ओ सी हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और यहां अगर मैं एफ सी अपॉन एफ का रेशियो बनाऊंगा, एफ सी अपॉन एफ का रेशियो कितना आ जाएगा, लैम्डा नोट अपॉन लैम्डा नोट सी आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। तो इस फॉर्मूले को अपन इधर भी पुट अप कर सकते हैं। इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, बीटा नोट अपॉन अंडर 1 माइनस लैम्डा नोट अपॉन लैम्डा नोट सी का होल स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, बीटा बार की वैल्यू हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको बीटा मिल गया तो फेज वेलोसिटी मिल जाएगी। फेज वेलोसिटी इन द वेवगाइड कितनी हो जाएगी, फेज वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा अपॉन कितनी होती है, बीटा बार। ओमेगा अपॉन बीटा बार अगर मैं ये करूंगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन बीटा नोट अंडर रूट ऑफ, आप कुछ भी कौन सा भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और ओमेगा अपॉन बीटा बीटा नोट की जगह अपन लिख सकता हूँ वी नोट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, वी नोट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये फॉर्मूला करूंगा, यूज करूंगा तो लैम्डा की टर्म में आ जाएगी। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी पूछेगा वो आपको, फेज वेलोसिटी पूछ लेगा, बीटा पूछ लेगा, वो आपको ग्रुप वेलोसिटी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है वो आपको, ग्रुप वेलोसिटी। तो आप क्या करोगे, डी ओमेगा अपॉन डी बीटा बार करोगे, यही तो करोगे। ये आप करोगे ना तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, ग्रुप वेलोसिटी इन द रेक्टेंगल वेवगाइड इनटू फेज वेलोसिटी इन द रेक्टेंगल वेवगाइड। वो किसके इक्वल हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। ये रिजल्ट भी आपको इधर से मिलेगा। ये आप एक बार करके देखना, बीटा का आपको यही आंसर मिलेगा, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको, अगर आपको वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी वेवगाइड के अंदर तो कितना करोगे, 2 पाई अपॉन क्या करोगे, बीटा बार। और अगर ये वाली बीटा बार की वैल्यू वहां पुट अप करो तो कितनी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन बीटा नॉट अंडर 1 माइनस लैम्डा ओ अपॉन लैम्डा ओ सी का होल स्क्वायर। यही तो बनेगा। ये सिंपल से फॉर्मूला कोई भी निकाल सकता है, अब तो कोई रॉकेट साइंस में है नहीं। तो 2 पाई अपॉन बीटा नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा नॉट लिख सकता हूँ। लैम्डा नॉट अपॉन 1 माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा ओ सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बार हो जाएगा। और इसको मैं और अच्छे ढंग से अगर करूंगा ना सोल्व तो ये क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा बार का स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा उसी का स्क्वायर। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। अब तो कुछ नहीं है, सिंपल से रिजल्ट है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपको कभी बीटा पूछेगा, कभी अल्फा पूछेगा, कभी वीपी पूछेगा, कभी फेज वेलोसिटी पूछेगा, कभी आपको ग्रुप वेलोसिटी पूछेगा। आपको ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, वी नॉट स्क्वायर अपॉन उसकी फेज वेलोसिटी क्या कर देना, डिवाइड कर देना। बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। अपने सब कुछ निकाल दिया, अपने अल्फा निकाल दिया, बीटा निकाल दिया, फिर तो वही अपने जो यूनिफॉर्म प्लेन वेव के अंदर पड़े थे वो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। आप आसानी से कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है, क्या आता है, इंट्रिंसिक इंपेडेंस आता था वहां पर। यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट आता है वेव इंपेडेंस। क्या आता है, ट्रांसवर्स वेव इंपेडेंस। ट्रांसवर्स वेव इंपेडेंस इसको अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ई एक्स ले लो ऊपर, तो नीचे क्या आ जाएगा, एच वाई। एक्स क्रॉस वाई क्या होता है, जेड होता है। वेव प्रोपगेशन किस में, जेड में। तो ए एक्स क्रॉस ए वाई क्या होता है, जेड। तो ऐसे याद रखना, एक्स क्रॉस वाई या फिर माइनस ऊपर अगर आप लोगे वाई तो नीचे आपको क्या लेना पड़ेगा, एस लेना पड़ेगा। अब आप देखो वाई क्रॉस एच क्या होता है, माइनस ए जेड। उस माइनस को कंपनसेट करने के लिए बाहर क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ई एक्स एच और एच अगर वाई एस की वैल्यू में अगर पुटअप करूंगा, अपने स्टार्टिंग में पढ़ा ये फॉर्मूले अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो गए, ई एक्स एच अपॉन एच ऑफ वाई एस, इनका यूज करूंगा। तो आपको पता है टी ए में तो ये तो पूरा टर्म कितना होगा, 0। ये भी पूरा टर्म कितना होगा, 0। तो इसका अपॉन इसका रेशियो आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल ये आएगा। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, गामा बार अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। कितना बचेगा, अपन का आंसर कितना आ जाएगा, गामा बार अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पर अपना बचेगा। तो देखो यहाँ पर देखो ए एक्स क्रॉस ए वाई क्या आता है, ए जेड आता है। तो ये अपन को क्या मिलना चाहिए, जेड में मिलना चाहिए। ए वाई क्रॉस ए एक्स क्या आता है, माइनस का ए जेड। लेकिन होना क्या चाहिए, वेव प्रॉपर्टी प्लस में है तो यहाँ क्या लगा दूंगा, नेगेटिव। तो इनका अपन को क्या चाहिए,
रेशियो चाहिए। तो सिंपली अगर इनका रेशियो चाहिए तो ये अपन ने इक्वेशन पहले स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर रखी थी, इसका और इसका अपन को क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो देखो अगर इनका मैं अगर रेशियो करूंगा तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपन का क्या बचेगा, गामा बार अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये तो बचेगा। तो अपन का क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर अपन का सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अपना सिंपली आंसर आ जाएगा गामा बार का स्क्वायर अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये तो आ जाएगा। सिंपली क्या आ जाएगा, गामा कितना आ जाएगा, गामा बार अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। और अपन को पता है, अपन उस केस की बात कर रहे हैं, थर्ड केस की, जिसमें ओनली वेव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस विदाउट अटेन्यूएशन की बात करता हूं। तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, जे बीटा बार की इक्वल हो जाएगी, और नीचे कितना आ जाएगा, जे ओमेगा एप्सिलॉन की इक्वल हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ऊपर कितना बचा, बीटा बार अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू की इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्या कितना लिख सकता हूँ, बीटा नोट लिख सकता हूँ। और ये अपन ने अभी बीटा बार की जो अपन ने वैल्यू फाइंड आउट की थी पिछले स्लाइड में, ये देखो बीटा बार इक्वल टू बीटा नोट एफ सी माइनस 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ होल स्क्वायर के इक्वल होता था। तो यहाँ पर लिखूंगा तो बीटा नोट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, ओमेगा एप्सिलॉन। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती थी, वही तो थी अपनी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की, तो यही तो थी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू। तो इसकी किसकी इक्वल हो जाएगी, जेड टी एम की वैल्यू, सॉरी जेड टी एम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ईटा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ के होल स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये ईटा नोट हो जाएगा, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस व्हेन इन द फ्री स्पेस मीडियम, फ्री स्पेस क्या। और आपको पता है सेकंड चैप्टर के अंदर अपने फुल पढ़ रखा है, अपने पता है बीटा नोट की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, व्हेन मेरी यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपगेट इन द लॉसलेस मीडियम, तो किसकी इक्वल होती थी, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन के इक्वल होती थी। और अब बीटा नोट अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन करूंगा, क्या करूंगा, ओमेगा एप्सिलॉन। तो यहाँ पर अगर ओमेगा एप्सिलॉन करूंगा तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन बचेगा ही नहीं बचेगा। और अंडर रूट म्यू ऑफ एप्सिलॉन की वैल्यू किसकी होती थी, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के इक्वल होती थी, किसको, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस वैल्यू मीडियम के अंदर ट्रेवल करती थी, तो इसकी वैल्यू और ईटा नोट की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपन का टीएम मोड कंप्लीट होता है, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टीई मोड, जो कि बहुत इजी है। इसी तरह अपन समझ सकते हैं, सारे फॉर्मूले सेम ही यूज होने वाले, एक दो फॉर्मूले में कुछ चेंजेस है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।